नमस्ते। हम लोग एक लापरवाह स्पीशीज हैं, एक लापरवाह प्रजाति हैं। हमें भविष्य की कोई चिंता नहीं है। हम जलवायु को खराब कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हैं। इसके लिए हम करते क्या हैं? इसके लिए करोड़ों साल पहले धरती के अंदर जितनी दबी हुई कार्बन थी उसको हम निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे हम कोयले के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो या तेल के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो या प्राकृतिक गैस के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हो। यानी फॉसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से हम अपनी ऊर्जा ज़रूरतों को पूरा करते हैं और पूरी क्लाइमेट को, धरती को खराब कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो हम अपने ही हाथों से अपने घर का नाश मार रहे हैं। 82% एनर्जी जो यूज हो रही है आज की डेट में दुनिया में, वो फॉसिल फ्यूल्स की बर्निंग की वजह से के बदौलत हम पा रहे हैं। क्लाइमेट चेंज किसी को लग सकता है कि ये अगली सदी का मामला है या उससे भी अगली सदी का मामला है। ना हम रहेंगे, ना हमारे बच्चे रहेंगे, ना उनके बच्चे रहेंगे। जो आगे लोग होंगे वो अपना देखें जाने। लेकिन बॉस, ये दरअसल एक फौरी समस्या बन चुकी है बहुत सारे लोगों के लिए और आगे आने वाले दिनों में और बड़े पैमाने पे लोगों के लिए बनती जा रही है। प्रशांत महासागर में 80 छोटे छोटे द्वीपों का एक मुल्क है जिसके नाम का उच्चारण हो सकता है मैं गलत करूं, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं। वानुतु। वो उस गणराज्य के लोग इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पहुंच गए और कल उनके मामले पे सुनवाई शुरू हुई। मामला ये है कि आप अपनी हरकतों से ग्लोबल वार्मिंग कर रहे हो, बर्फ पिघल रही है, समुद्र गर्म हो रहे हैं, पानी का स्तर ऊपर उठता जा रहा है और हम अपने द्वीपों में रहने लायक नहीं बच रहे हैं, क्योंकि समुद्र का पानी जो है हमारे द्वीपों के अंदर, उसकी छाल जो है, उसकी लहर जो है वो अंदर तक घुसती जा रही है और जनजीवन ही जो है वो संभव नहीं है। आप बताएं कि आप लोग इसको हमारे लिए क्या करेंगे? यह मुकदमा उन्होंने दर्ज कर दिया है और अगर उन्होंने मुकदमा दर्ज किया है तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि मामला कितना संगीन होगा उन लोगों के लिए। खैर, इस बुरी स्थिति में कुछ संवेदनशील और भले लोग भी हैं। आज से 13 साल पहले 2011 में MIT बॉस्टन में शोध करने वाले कुछ लोगों ने, जिनकी इच्छा थी कि भाई ये फॉसिल फ्यूल से दुनिया को मुक्ति मिले और हम धरती की ऊर्जा जरूरतों के लिए कोई वैकल्पिक इंतजामों के बारे में गंभीर हों, उन लोगों ने इसका एक अंदाजा लगाने की कोशिश की कि भाई धरती की जितनी ऊर्जा जरूरतें हैं, वर्तमान ऊर्जा खपत जितनी है धरती की, उसकी पूर्ति क्या सोलर एनर्जी, सूरज से मिलने वाली जो एनर्जी है, जो ऊर्जा है, उसका सीधे बिजली के अंदर कन्वर्जन से या किसी और फॉर्म में उसको कन्वर्ट करके हम उसको इस्तेमाल करके क्या अपनी ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं कि नहीं। नतीजा बड़ा दिलचस्प था। उन्होंने पाया कि अगर उनको धरती पे वो रेगिस्तान मिल जाए जहाँ कोई आदमी नहीं रहता है और उन रेगिस्तानों का केवल 10% हिस्सा ही मिल जाए, तो वो अपने सोलर सिस्टम्स को लगा लेंगे, सौर ऊर्जा संयंत्रों को लगा लेंगे और धरती की जितनी ऊर्जा जरूरतें हैं उसको पूरा करके दे देंगे। मैं शोध पत्र को खोजता रहा लेकिन मेरे को मिला नहीं इंटरनेट के ऊपर। आप में से किसी के पास अगर हो तो मुझे जरूर दे दीजिएगा। बहरहाल, इसने मेरे दिमाग की गिरागियां चलाई और मैंने जो है पिछला सप्ताहांत जो था, ये नवंबर दिसंबर वाला, इसमें इस बात का अंदाजा लगाने की कोशिश की कि भारत की जितनी ऊर्जा खपत है, अगर हम उसकी आपूर्ति करने के लिए जो छतें हैं, इन पे लगने वाले जो सोलर पैनल हैं, अगर इनको देश भर में लगा दें
तो क्या भारत की ऊर्जा जरूरतें इतने से पूरी हो सकती हैं? अगर नहीं हो सकती हैं तो किस हद तक हो सकती हैं? इसका एक मैंने गणना करने की कोशिश की और वो मैं आपसे आज इस वीडियो के जरिए साझा कर रहा हूं। मैंने ले दे के 6 चीजें की हैं इस पूरे मामले में। नंबर 1 बात तो मैंने ये की कि भाई सूरज से कितनी एनर्जी धरती की सतह पे हमें मिल रही है, इसका एक जायजा लिया। यानी कि सीधे बहुत सिंपल शब्दों में बात करें तो धरती के ऊपर 1 मीटर बाय 1 मीटर के चत्ते पे 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल के ऊपर हमें सूरज की कितनी ऊर्जा मिल रही है, एक इसका अंदाजा लिया। दूसरा काम मैंने ये किया कि ढूंढा और ये समझने का प्रयास किया कि भारत की वर्तमान ऊर्जा खपत कितनी है। तो इसका एक आंकड़ा मेरे पास में निकल के आ गया। तीसरा काम मैंने ये किया कि वर्तमान फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजीज, ये जो सोलर पैनल जगह जगह पे लगे आपको दिखाई दे जाते हैं, इनकी एफिशिएंसी कितनी है आज की डेट में बाजार में मिलने वालों की। मैं भविष्य में रिसर्च होकर कितने अच्छे वाले बन जाएंगे उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो आज की तारीख में बाजार में उपलब्ध हैं उनकी एफिशिएंसी कितनी है। यानी वही 1 मीटर बाय 1 मीटर के चत्ते के ऊपर अगर मैं एक सोलर पैनल लगाता हूं तो उससे कितनी बिजली मेरे को मिल जाएगी, इसकी एक गणना करी। फिर अगला काम मैंने ये किया कि भाई इन सोलर पैनल्स को देश भर में लगाने के लिए कितना छतों का क्षेत्रफल मिल सकता है जिन पे इनको लगाया जा सकता है, उसका एक जोड़ किया। इसमें सारी छतें शामिल कर ली, घरों की छतें शामिल कर ली, स्कूलों की छतें शामिल कर ली, अस्पतालों की छतें शामिल कर ली, रेलवे प्लेटफॉर्म की छतें शामिल कर ली। मतलब आप जो भी आपको समझ में आता है कि भाई यहाँ पे सोलर पैनल लगाए जा सकते हैं, वो सारी छतें जो हैं इसके अंदर शामिल कर ली। तो एक एरिया आ गया कि भाई ये रूफ टॉप एरिया है, ये छतों का क्षेत्रफल है जिसपे कि आप सोलर पैनल लगा सकते हो। फिर क्या था, वो एक वर्ग मीटर के लिए मेरे पास में ये था ही कि इतनी वाट बिजली पैदा हो सकती है, तो उससे गुणा करके ये निकाल लिया कि हम कितनी बिजली पैदा कर लेंगे अगर हम ऐसा करें। तो अंत में एक कंपैरिजन कर दिया कि भाई भारत, ये छठा पॉइंट जो था वो ये मेरा स्टेप यही था कि भाई वर्तमान खपत इतनी है और अगर ऐसा किया जाए तो हमें इतनी बिजली मिलती है। ये कंपैरिजन मैंने कर दिया। मैं सिलसिलेवार तरीके से जो मेरी कैलकुलेशन है वो आपसे साझा करने जा रहा हूं। ये काम है, ये मैंने इस कागज पे लिख रखी हैं और इसी में से पढ़ के मैं आपसे बात कर रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। सूरज ही अल्टीमेटली अंततः धरती को मिलने वाली ऊर्जा का फाइनल स्रोत है। वो हो सकता है कि 20,000 साल पहले, हो सकता है कि 10 करोड़ साल पहले हमारे को मिल गई हो और वो किसी तौर पे धरती के अंदर पड़ी हुई है आज की डेट में, जिसको हम निकाल के इस्तेमाल कर रहे हैं, या वर्तमान में आ रही है। सन ही है। और ये इतनी बड़ा चीज है ये सन कि ये हमको 38,000 खरब वाट एनर्जी देता है। हमको नहीं देता, मतलब पूरे ब्रह्मांड में छोड़ता है। उसका एक छोटा हिस्सा धरती पे आता है। 3.8 × 10⁻26 वॉट्स। अब ये सिर्फ एक आंकड़ा है, क्योंकि वाट क्या है, उसका क्या अंदाजा है, इसको समझने के लिए चलिए 2-3 छोटे एग्जांपल्स ले लेते हैं। एक तो ये कि मैं जिस कमरे में बैठा हूं इसमें 9 वाट का एक एलईडी बल्ब लगा हुआ है और वो इस कमरे में पढ़ने लिखने जो भी मुझे काम करने हैं उसकी जितनी रोशनी चाहिए उतने से पूरी हो जाती है। 9 वाट। अगर मुझे खाना बनाना हो और गैस पे जाऊंगा जो रसोई में रखी हुई है, उसका जो बड़ा वाला बर्नर अगर मैं खोलता हूं और उस पर दाल पकाना शुरू करता हूं तो वो बर्नर जो है करीब 4 से 5,000 वाट
ऊर्जा इस्तेमाल कर रहा है और उसकी एफिशिएंसी करीब 60% के आसपास होती है, तो दाल को पकाने के लिए जो एनर्जी मेरे को मिल रही है वो 2,500 से 3,000 वाट के आसपास मिल जाती है। अब इस बात को ख्याल में रखिएगा कि वाट जो है एक दर को बताता है, एक रेट को बताता है। यानी कि वो ये बताता है 1 वाट का मतलब ये हुआ कि हमने 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में इस्तेमाल की। ये एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह अगर हम 1 जूल एनर्जी 1 सेकंड में भेज रहे हैं तो हम 1 वाट। चलिए एक कॉमन और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर मैं 1000 वाट प्रति सेकंड की दर से बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं, मान लीजिए, तो चलिए और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्योंकि बहुत कॉमन है, कई लोगों के घरों में ये ऊपर गीजर लगा होता है। मान लीजिए कि मेरे घर में 5000 वाट का गीजर लगा हुआ है। अब मैं उसको 1 घंटे के लिए जलाता हूं, तो इसका मतलब ये है कि मैंने 5000 वाट पर 5000 जूल पर सेकेंड या 5000 वाट की दर से 1 घंटे के लिए बिजली इस्तेमाल की। इसके बाद मेरे दरवाजे पे बिजली कंपनी का आदमी आ जाता है, बोलता है कि साहब आपने जो है 5 यूनिट बिजली खर्च कर दी है। तो मतलब अगर मैं 5000 वाट या 5 जूल, जिसका मतलब है कि 5 जूल पर सेकंड की दर से बिजली इस्तेमाल कर रहा हूं पूरे 1 घंटे तक, तो उसकी भाषा में मैंने 5 यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली है। अगर उसका रेट 8 रुपए है तो वो मेरे को कहेगा कि आप लाइए 40 रुपए मेरे को दे दीजिए। इसलिए साइंटिफिक लोग, वैज्ञानिक लोग इसको किलोवाट आवर बोलते हैं। वो भला आदमी जो है वो इसको यूनिट बोलेगा, और हमारे घर में भी लोग इसको यूनिट के तौर पे समझते हैं कि हमने इतने यूनिट बिजली इस्तेमाल कर ली। ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको एक अंदाजा लग जाए कि हम वाट क्या है और उसको कैसे लेते हैं। चलिए अब धरती पे जो सूरज की 38,000 खरब वाट जो बिजली पैदा हो रही है, बिजली नहीं, क्या बोलते हैं, ऊर्जा जो सूरज दे रहा है, उसमें से धरती पे कितनी आ रही है? धरती पे आ रही है 1,73,000 टेरावाट, यानी कि 17.3 लाख अरब वाट। बड़ी मात्रा इसलिए है कि धरती की वर्तमान खपत, जितने आदमी हैं धरती पे सब मिल मिला के, अच्छे बुरे, चाहे वो गाड़ियां चला रहे हों, चाहे वो खेती कर रहे हों, चाहे वो बच्चों को पढ़ाने के लिए बिजलियां जला रहे हों, चाहे वो खाना बना रहे हों, चाहे वो युद्ध में गोला बारूद बरसा रहे हों, जो कर रहे हों, सारी जितनी भी गतिविधियों में जो बिजली जो ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है पूरी की पूरी, वो 15 से 17, 17.5 टेरावाट है। जबकि सूरज से हमें जो धरती पे बिजली मिल रही है वो 1,73,000 टेरावाट है। यानी ये अनुपात 1 और 1000 का है। आज की तारीख में हम जितनी धरती के ऊपर ऊर्जा इस्तेमाल कर रहे हैं सारी की सारी, उसकी जो दर है उससे 1000 गुना ज्यादा सूरज हमें बिजली ऊर्जा दे रहा है। यानी एक मिनट और में जितनी सूरज से बिजली ऊर्जा आ रही है और जितनी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका कंपैरिजन है 1000 टाइम्स ज्यादा है। तो वहां तो मुद्दा है ही नहीं कि हम उसको टैप कर सकते हैं कि नहीं टैप कर सकते हैं, एनॉर्मस है वो, उसकी कोई कमी नहीं है हमारे पास में। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं पूरी बात को। सूरज से धरती की ओर जितनी रोशनी और गर्मी आ रही है, अगर अर्थ के ऊपर इसका अंदाजा लेने की कोशिश करें तो 1 मीटर बाय 1 मीटर का जो एरिया बनेगा, 1 स्क्वायर मीटर का, 1 वर्ग मीटर का, उसके ऊपर 1370 वाट आ रहा है। इसमें से
अच्छी खासी ऊर्जा वापस ब्रह्मांड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। वो जैसी बर्फ के ऊपर पड़ती है वो वापस चली जाती है, बादलों के ऊपर पड़ती है वो वापस चली जाती है, तो रिफ्लेक्ट हो जाती है। करीब 30% इसमें से रिफ्लेक्ट हो जाती है। हमें धरती की सतह पे बैठे हुए जो मिल रही है, या जिन छतों की मैं बात कर रहा हूं जहां से हम इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, वहां जो मिलेगी वो करीब 1000 वाट प्रति वर्ग मीटर मिलेगी। यानी 1 मीटर बाय 1 मीटर के छत्ते के ऊपर हमको 1000 वाट सौर ऊर्जा मिलेगी। इस आंकड़े को दिमाग में रख लीजिएगा, क्योंकि ये इस गणना में इस्तेमाल होने जा रहा है। अब आए भारत की बात करें। भारत, मैं बताया आपसे कि 15 से लेके 17.5 टेरावाट के आसपास पूरी दुनिया में बिजली क्या बोलते हैं ऊर्जा इस्तेमाल हो रही है, सारे स्रोतों से आने वाली, चाहे वो कैसे भी इस्तेमाल हो, बिजली के तौर पे इस्तेमाल हो, तेल के तौर पे इस्तेमाल हो, प्राकृतिक गैस के तौर पे इस्तेमाल हो, आप सीधे कोयले की अंगीठी जला रहे हैं, जो करें आप, जो भी सब मिल जुला के जो दुनिया में एनर्जी कंज्यूम हो रही है उसका 6.1% इंडिया कंज्यूम करता है, भारत इस्तेमाल करता है। इसको पूरी चीज को जोड़ लें तो हमारे पास एक मोटा आंकड़ा आ जाता है, और वो आंकड़ा ये आ जाता है कि हम जो, मैंने इसका जो हिसाब किताब लगाया कि हम जो हैं करीब 34,000 पेटाजूल, पेटाजूल का मतलब होता है, पेटा का मतलब होता है 10⁻15। सो हम 34,000 पेटाजूल्स, 34,000 इंटू 10⁻15 जूल्स एक साल भर में इस्तेमाल कर रहे हैं हिंदुस्तानी लोग, इंडियंस। अच्छा, गणना गलत ना हो तो सामान्यतः आदमी दूसरों ने क्या हिसाब किताब लगाया उससे भी कंपेयर करता है। तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA, मुझसे निश्चित तौर पे ज़्यादा समझदार लोग हैं, ज़्यादा काबिल लोग हैं, उनके पास में हिसाब किताब भी बढ़िया है, सब कुछ ठीक है। उनका अंदाजा ये है कि हिंदुस्तान की जो वर्तमान एनर्जी कंजम्पशन है वो 33,508 पेटाजूल्स है। यानी मेरी उनसे थोड़ी सी ज़्यादा मेरी आकलन के हिसाब से निकली, उनका थोड़ा सा कम है। चलिए, हम 33,508 पेटाजूल्स भी ना माने, मेरा 34,000 पेटाजूल्स भी ना माने, हम थोड़े और एहतियात ले लें और हम 35,000 पेटाजूल जो है हिंदुस्तान की वर्तमान खपत मान लेते हैं। हो गई बात। अब हम कंपेयर करेंगे कि हम जो लगाने जा रहे हैं वो सोलर पैनल्स, उनसे इसका क्या कंपैरिजन बनेगा। 35,000 पेटाजूल्स। छतों का क्षेत्रफल, इसका एक अंदाजा लेने के लिए जितने स्रोत मिले उसमें सबसे रिलायबल सोर्स मेरे को यह समझ में आया कि ग्लोबल ह्यूमन सेटलमेंट लेयर एक इंटरनेशनली एक्सेप्टेड आंकड़ों को देने वाली एक वेबसाइट है, आप जा सकते हैं इस पे। इससे मुझे ये पता चला है कि भारत को अगर दो हिस्सों में बांट लिया जाए, अर्बन और रूरल, यानी कि शहरी भारत और देहाती भारत, तो जो शहरी भारत है उसका जो बिल्ट अप एरिया है, बिल्ट अप एरिया यानी कि जहां कुछ निर्माण हुआ है, टोटल बिल्ट अप एरिया, जो खाली जमीन शहरों के अंदर पड़ी है उसकी बात नहीं हो रही है, तो टोटल बिल्ट अप एरिया जो है वो 2,22,668 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये बिल्ट अप एरिया है शहर के अंदर का। अब बात यह है कि सारा का सारा बिल्ट अप एरिया छत नहीं होती है। सड़क भी बिल्ट अप एरिया में आती है, चौक भी बिल्ट अप एरिया में आते हैं, चबूतरे भी बिल्ट अप एरिया में आते हैं, हर आंगन भी बिल्ट अप एरिया में आते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ आता है। तो भाई कितने, इसमें से कितने को बिल्ट अप क्या बोलते हैं छत माना जाए। बेंगलोर में जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, जो देश की टॉप इंस्टीट्यूट है, CV रमन साहब एक जमाने में वहां के डायरेक्टर हुआ करते थे। उसका कहना यह है कि भाई
जो बिल्ट अप एरिया है अर्बन इंडिया का, उसका 30% जो है उसको आप रूफटॉप मान सकते हो। तो अब हम वो 2,22,668 वर्ग किलोमीटर जो था, अगर उसको हम उसका 30% ले लें तो हमारे को मिलता है जो आंकड़ा, वो है 66,806 वर्ग किलोमीटर कम हो गया। ये छत है, कहां पे? शहरी भारत की। इसमें वो छत भी शामिल है जो एक मंजिली मकान की छत है, और इसमें वो छत भी शामिल है जो 25 मंजिली बहुमंजिली इमारतों की छतें भी हैं। इसके अंदर सब कुछ शामिल है। स्कूलों की छतें शामिल हैं, इसमें रेलवे स्टेशन की छतें शामिल हैं, इसमें कोई भी छत शामिल है। अच्छा, 2/3 भारत गांव में रहता है। गांव के लोग थोड़ा जरा फैल के रहते हैं। उनके यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं, जैसी शहरी भारत में देखने को मिलती हैं, वैसी नहीं होती हैं। यानी कि प्रति व्यक्ति उनके पास ज्यादा छत है। परंतु मैंने अपनी गणना में सेफ रहने के लिए यह मान लिया कि रूरल इंडिया जो छतें हैं, जो शहरी छत का जितना क्षेत्रफल मिला, उसका आधे को मैंने ग्रामीण के हिस्से में डाल दिया। यानी अगर मुझे 66,000 यहां से 66,806 यहां से मिला, तो ग्रामीण का मैंने ले लिया 33,403 वर्ग किलोमीटर। इन दोनों को उठा के जोड़ दिया तो मेरे पास में लगभग 1,00,000 वर्ग किलोमीटर का इलाका आ गया। ये 1,00,000 वर्ग किलोमीटर सुनने में थोड़ा बड़ा लगेगा, लेकिन अगर आप सोचो तो इसका मतलब ये हुआ कि 316 किलोमीटर बाय 316 किलोमीटर का चत्ता। इतना ज्यादा, इतना बड़ा भी नहीं है। मतलब 1,00,000 किलोमीटर जब हम सोचते हैं तो पता नहीं कितना बड़ा होगा वर्ग किलोमीटर, लेकिन 316 बाय 316 किलोमीटर का एक प्लॉट, इतना समझ लीजिए। तो अब 1,00,000 वर्ग किलोमीटर की छत का क्षेत्रफल मिल रहा है, लेकिन सारे के सारे पे सोलर पैनल लगाने की अक्लमंदी मेरे को और आपको नहीं करनी चाहिए। वजह यह है कि छतों का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों के लिए होता है। ये लोग छतों पे पापड़ सुखाते हैं, लोग छतों पे बैठ के हुक्का उड़ाते हैं, लोग छतों पे बैठ के शतरंज खेलते हैं, लोग छतों पे बैठ के धूप सेकते हैं सर्दी के दिनों में, लोग छतों पे गमले रखते हैं। बहुत बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है छतों का तरह तरह की चीजों के लिए। और अगर हम हर जगह जो है अपने सोलर पैनल लगाने लगे तो पब्लिक हमारे खिलाफ हो जाएगी। तो इसलिए मैंने ये माना कि चलिए 60% छत को तो हम छुएंगे ही नहीं, सिर्फ 40% छत का जो क्षेत्रफल है उस पे हम अपने सोलर पैनल्स लगाएंगे। यानी वो जो 1,00,000 वर्ग किलोमीटर मेरे पास में छत का क्षेत्रफल निकला था, उसमें से इस काम के लिए केवल 40,000 वर्ग किलोमीटर हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं, बाकी का नहीं करेंगे। इसको मैंने जरूर, चूंकि मेरे को हिसाब किताब लगाना था, तो मैंने मीटरों में कन्वर्ट कर लिया। तो मेरे पास में 40,000 वर्ग किलोमीटर के जो मीटर बन के आए, वो आ गए 40 अरब वर्ग मीटर। सिर्फ किलोमीटर को मीटरों में बदला और कुछ नहीं किया इसमें। अब हम इस चीज का अंदाजा लगाएं कि जो सूरज की ऊर्जा धरती पे आ रही है, उसके नीचे अगर हम एक सोलर पैनल लगाते हैं तो वो सोलर पैनल कितनी बिजली पैदा करके दे देता है। यदि आप बाजार में जाएं और आज की डेट में सोलर पैनल खरीदें तो सामान्य साइज आपको जो मिलता है 1 मीटर बाय 1.5 मीटर, 1 मीटर बाय 1.7 मीटर्स, 1.6 मीटर्स, 1 मीटर बाय 1.5 मीटर मान लीजिए इसको। उसकी रेटिंग जो है वो 400 वॉट से लेके 600, 540 वॉट, 550 वॉट, इस रेंज में आपको मिलेगी। अच्छा, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन है देश के अंदर कि जो वो रेटिंग बता रहा है उसके आसपास की रेटिंग होती है वो, क्योंकि इसके अंदर जो है इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूट इन्वॉल्व है, बहुत सारे और लोग इन्वॉल्व हैं। तो रेटिंग इतनी, मतलब वो इतना झूठ नहीं बोल रहा होता है। अगर वो उस पर ठप्पा लगा के दे रहा है
कि आपको 540 वाट मिलेंगे, तो 540 की जगह आपको 500 मिलने चाहिए, 450 मिल जाने चाहिए, अगर उस पर बढ़िया से रोशनी पड़ रही है। मैंने एहतियातन 300 मान लिया, 300 वाट 1 मीटर बाय 1.5 मीटर के सोलर पैनल पे से 300 वाट एनर्जी मिल रही है। यानी अगर और सरल करें इसको, तो 1 मीटर बाय 1 मीटर के सोलर पैनल एरिया पे मुझे मिलने वाली है 200 वाट इलेक्ट्रिसिटी। जो भी रोशनी पड़ रही है उसके ऊपर, जो हम जानते हैं कि 1000 वाट पड़ रही है, उसमें से कन्वर्ट होकर मेरे को 200 वाट बिजली के तौर पे मिल जाएगी, 800 वाट नहीं मिलेगी। अच्छा, फिर मैंने आगे ये किया कि मैंने ये माना कि 24 घंटे तो ये मिलनी नहीं है, रात को तो अंधेरा होता है, सोलर पैनल बिल्कुल बेकार है। सोलर पैनल्स जो हैं उनको जरूरी नहीं है कि उनके ऊपर सीधी सूरज की धूप पड़े तभी वो काम करते हैं, वो उजाले के प्रति सेंसिटिव है। तो अगर उजाला है तो वो काम करते हैं, हालांकि वो कम बिजली पैदा करेंगे अगर उजाला ठीक ठाक नहीं है तो। खैर, इस समस्या का हल मैंने ये निकाला कि हम ये मान लें कि ये सोलर पैनल केवल 5 घंटे काम कर रहे हैं, 24 घंटों में से केवल 5 घंटे काम कर रहे हैं। तो 5 घंटे में जो ऊर्जा दे देंगे, जो बिजली दे देंगे निकाल के, वो हमारे मतलब की है, बाकी को हम छोड़ दे रहे हैं। तो 5 घंटे के लिए लिया। अब मेरे को एक बहुत छोटा सा काम करना था कि वो जो 200 वाट मिल रहे हैं, 200 का गुणा मैं 5 से कर दूं तो मेरे पास में 1000 वाट आ गए। इसका मतलब मेरे को 1000 जूल पर सेकंड के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। अगर मैं मिनट में निकालना चाहूं तो मैं इसको 60 का गुणा कर दूंगा, मैं घंटे में निकालना चाहूं तो मैं आगे 60 का गुणा कर दूंगा, और 5 होते हैं घंटे मैंने पहले ले लिए थे 5, और अगर मैं 365 से गुणा कर दूं तो मेरे को साल भर की मिल जाएगी कि एक पैनल मेरे को साल भर में कितनी बिजली पैदा कर देता है। तो मैंने वहां पे भी सेफ होने के लिए 365 दिन की बजाय 300 दिन ले लिए, यानी कि 200 गुणा 60 गुणा 60 गुणा 5 गुणा 300, और मेरे पास में जो आंकड़ा आया वो 10,80,000 किलो जूल्स का साल भर का आ गया। यानी सीधे से बात करूं तो 80,000 को मैं छोड़ भी दूं तो 1 अरब जूल एक साल में 1 मीटर बाय 1 मीटर का सोलर पैनल मेरे को दे देता है ऊर्जा के तौर पे। अगर एक सोलर पैनल 1 मीटर बाय 1 मीटर कितना दे देता है, तो उसका मैं जो 40,000 स्क्वायर किलोमीटर था, या क्या बोलते हैं कि 40 अरब वर्ग मीटर जो मेरे पास में छत का एरिया था, उससे मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंकड़ा आ जाता है 40,000 पेटाजूल का, 40,000 पेटाजूल्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है इस कंजर्वेटिव एस्टीमेट से, अगर देश की अंदर जो छतें हैं उनका मात्र 40% पे सोलर पैनल्स लगा दिए जाए। देश में एनर्जी की वर्तमान खपत कितनी है? 35,000 पेटाजूल्स, यानी हम 14% ज्यादा ऊर्जा पैदा कर सकते हैं मात्र इतना करने से। अगर हम, अभी हमने थार की बात नहीं की है, थार का जो रेगिस्तान का हिस्सा हिंदुस्तान में पड़ता है उसमें 1,70,000 वर्ग किलोमीटर जगह है, उसका 1/4 भी अगर हमने ले लिया, 20% भी अगर ले लिया, तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं सौर ऊर्जा के मामले में। सौर ऊर्जा क्यों आकर्षक है इसको भी समझने की जरूरत है, और मैं इतनी बात आपसे सौर ऊर्जा के बारे में क्यों कर रहा हूं? Because it is the cheapest source of energy in the world today. एक जमाना था जब सौर ऊर्जा में हाथ डालने का मतलब यह था कि आप ज्यादा पैसा खर्च कर रहे हैं।
आज की तारीख में अगर आप कोयले से बिजली पैदा करने के लिए एक संयंत्र लगा रहे हैं, तेल से बिजली पैदा करने के लिए एक संयंत्र लगा रहे हैं, प्राकृतिक गैस से बिजली पैदा करने के लिए एक संयंत्र लगा रहे हैं, या कोई परमाणु संयंत्र लगा रहे हैं बिजली पैदा करने के लिए, वो सब महंगे हैं, जबकि सोलर एनर्जी चीपेस्ट है आज की डेट में। फर्क कितना है इसका अंदाजा लगाइए। आज से 50 साल पहले जो सोलर पैनल $100 का मिलता था, आज की तारीख में उसकी कीमत $1 से कम 20 से 30 सेंट में उतना 1 वॉट पे आपका खर्चा है सोलर पैनल लगाने का। यानी कि आज से 50 साल पहले 1 वॉट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट $100 थी, जो कि आज 20 से 30 सेंट्स के बीच में है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का एक उद्धरण पढ़ के मैं सुना रहा हूं। फॉर प्रोजेक्ट्स विद लो कॉस्ट फाइनेंसिंग दैट टैप हाई क्वालिटी रिसोर्सेज, सोलर photovoltaic is now the cheapest source of electricity in human history. This makes solar attractive. एक क्वेश्चन लोगों के दिमाग में है, और वो ये है कि भैया आप बिजली पैदा तो कर लेंगे दिन में, लेकिन इसको रखेंगे कहाँ? क्योंकि हमें तो बिजली चाहिए रात को, शाम को। गुड न्यूज़ ये है कि जैसे सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स की कीमतें गिरी हैं, वैसे ही पिछले दशक में जो बैटरीज के स्तर पे जो रिसर्च हुई है और टेक्नोलॉजी का जितना डेवलपमेंट हुआ है, उसकी वजह से एक दशक में बैटरी की स्टोरेज कॉस्ट भी 90% गिर गई है। आज की तारीख में बैटरी के अंदर बिजली स्टोर करना एक एक्सपेंसिव प्रोपोजिशन नहीं है, एक मुश्किल चीज नहीं है। तो बैटरियों में दिन में 5 घंटे 10 घंटे जो सौर ऊर्जा पैदा होगी, उनको उसको बैटरियों में स्टोर करके आगे इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन अगर किसी को लगता है कि साहब ये बैटरियां जो हैं वो फलां कारण से जो हैं गड़बड़ हैं, तो और सॉल्यूशंस हैं। मसलन पानी या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बनता है, इसको फाड़ा जा सकता है, और अगर इसको बहुत सामान्य टेक्नोलॉजी से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन से सेपरेट किया जा सकता है, वो जो हाइड्रोजन है उसको जो है पैकअप किया जा सकता है, जिनको हाइड्रोजन सेल्स बोलते हैं। और ये हाइड्रोजन सेल्स जो हैं एनर्जी के सोर्स के तौर पे इस्तेमाल हो सकते हैं। भारत में तो अभी है नहीं, लेकिन जो विकसित मुल्क हैं वहाँ पे, जैसे हमारे यहाँ जो है पेट्रोल और डीजल के लिए जो है जगह जगह पे पेट्रोल पंप बने हुए हैं, वैसे ही जो है वहाँ पे हाइड्रोजन सेल्स के लिए भी, उसकी रिफिलिंग के लिए जो है वो सड़क किनारे जो हैं चीज़ें लग रही हैं, और मतलब फ्यूचर हाइड्रोजन सेल्स में से है। और ये जो सोलर एनर्जी है, इससे हम जो है हाइड्रोजन सेल्स तैयार करके और इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। और ले लीजिए, दिन में जो हम जितनी सोलर एनर्जी आ रही है उससे बिजली पैदा कर लें, उस बिजली का इस्तेमाल करके हम पानी को पंप करके किसी एक ऊंची जगह पे जमा कर लें पहाड़ी के ऊपर, और जब हमारे पास सोलर एनर्जी ना हो तो उस पानी को ऊपर से छोड़ें, नीचे आए, वो एक टरबाइन को घुमाए और दोबारा से उसमें बिजली पैदा कर लें। कोई कहेगा साहब हमारे यहाँ तो पहाड़ी है ही नहीं, हमारे जहाँ हम रहते हैं, तो क्या किया जाए? आप ऐसा कर लें कि जैसे ये गैस का सिलेंडर रसोई में पड़ा होता है, वैसे ही एक बड़ा सिलेंडर बना लें, और उसके अंदर जो है जब आपके पास बिजली आ रही है तो उसके अंदर ठूस ठूस के हवा भर दीजिए, कंप्रेस करके एयर भर दीजिए, और जब आपको ज़रूरत हो तो उसको कंप्रेस को छोड़िए, तेज गति से हवा निकलेगी और वो एक टरबाइन को घुमाइए, उससे बिजली पैदा कर लीजिए। मतलब कई कई सॉल्यूशंस हैं, अगर दिमाग लगाया जाए तो इसके ऊपर। ये कोई इतनी टेक्नोलॉजिकली इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मुद्दा सिर्फ एक है, वो ये है कि क्या इस काम को करने के लिए पॉलिटिकल विल है कि नहीं। क्या देश दुनिया को चलाने वाले नेता ऐसा करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं? वो करना चाहें तो क्लाइमेट चेंज की क्राइसिस के सॉल्यूशन के तौर पे हम बहुत इजीली यहाँ से आगे जा सकते हैं। तो इस मैसेज के साथ में
कि ये बिल्कुल फीजिबल है। मैं अपनी बात ख़त्म कर रहा हूँ। आप में से जिनकी भी इच्छा हो कि मेरे से आगे बात करनी है, ये रहा मेरा टेलीफोन नंबर और ये रहा मेरा ईमेल एड्रेस। मुझसे ज़रूर संपर्क कीजिए। थैंक यू।